आज के बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे कुछ राजनीतिक सवालों के साथ। क्या 2019 चुनावों का बिगुल बज चुका है? क्या बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और क्या विपक्ष तैयार है बीजेपी का मुकाबला करने के लिए? अखिलेश के सुर है जुदा, मायावती चल रही अलग राह। तृणमूल उठा रहा पीएम बनने के सुर। आरजेडी भी बचा रही अपना बिगुल। राहुल नहीं कर पा रहे सभी दलों को इकट्ठा। चुनावी मोड में आया बीजेपी का जत्था। यूपी से बीजेपी चाहती है सीट 74। प्रदेश में शुरू हुआ मोदी का मिशन उत्तर। महागठबंधन के दावे भले ही बातें बीजेपी को हराने की हो रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और वही बीजेपी चुनावी मोड में है और यूपी पर पूरा फोकस किया जा रहा है। अमित शाह ने प्रदेश से 74 सीट जिताने का दावा किया है और पीएम भी एक महीने में 5 बार यूपी पहुंचने जा रहे हैं। 2019 के चुनावों में करीब 10 महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। 80 लोकसभा सीट वाला यूपी ही दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाएगा, इसलिए बीजेपी यूपी पर फोकस कर चुकी है। 74 सीट जीतने की बात पहले ही कही जा चुकी है और मिशन पूरा करने के लिए मोदी धर्म, अर्थ, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का और 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ पिछले चुनाव में जीती है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं। इसलिए जितना माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में रैली होती है उतना ही उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है और आने वाले समय में पहले से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। पीएम मोदी ने आज नोएडा में बने सैमसंग के कारखाने का उद्घाटन किया। कहा जा रहा है कि इस कारखाने से करीब 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 14 जुलाई आजमगढ़। 14 जुलाई को पीएम मोदी आजमगढ़ में होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक बनेगा, लेकिन मुलायम सिंह के गढ़ से उद्घाटन कर मोदी इस सीट पर बीजेपी को मजबूती देने की कोशिश करेंगे। 15 जुलाई वाराणसी। 15 जुलाई को पीएम काशी में होंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी नवनिर्मित कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। गंगा घाटों के विकास की आधारशिला रखेंगे और धार्मिक आस्था से जुड़े पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास भी करेंगे। 15 जुलाई मिर्जापुर। 15 जुलाई को ही पीएम काशी से सीधे मिर्जापुर जाएंगे। बाण सागर परियोजना का यहां उद्घाटन करेंगे और 50,000 करोड़ की निवेश योजनाओं का शिलान्यास भी इसी दिन होगा। 29 जुलाई लखनऊ। जुलाई में पीएम के यूपी दौरों का आखिरी पड़ाव यूपी की राजधानी लखनऊ होगा। नवाबों के शहर में पीएम मोदी पीएम आवास योजना और स्मार्ट सिटी योजना में बेहतर काम करने वालों को पुरस्कृत करेंगे। 50,000 करोड़ के निवेश की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। एक तरफ विपक्ष अभी महागठबंधन बनाने की दिशा में सही कदम भी नहीं बढ़ा सका है, वहीं बीजेपी ने चुनावी चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं राजीव सिंह। राजीव, जिस तरह से लगातार इस रिपोर्ट में हमने दिखाया कि बीजेपी पूरी तरह से 2019 से पहले चुनावी मोड में आती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन जिस तरह की रणनीति हाल फिलहाल में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के दौरों से बनाई जा रही है, क्या लग रहा है कि राह आसान करने की कोशिश करते हुए दोनों ही पार्टी को संभालने वाले नेता दिख रहे हैं?
देखिए प्रीति, जैसा कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक अलग सियासी महत्व रहा है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसका नज़ारा 2014 में देखा था और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में बीजेपी ने सीटें हासिल की थी, ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जिसके चलते ही सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ही नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बात को फोकस कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार उनके कार्यक्रम जारी हैं, जिसके चलते अगर बात करें तो जहां बीते 28 जून को कबीर दास की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मगहर पहुंचे, वहीं आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा में विश्व के सबसे बड़े सैमसंग यूनिट का उद्घाटन कर रहे हैं और आने वाले 14 जुलाई को वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में होंगे, जहां आजमगढ़ में वो विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 14 के बाद वो रात्रि विश्राम वाराणसी में करेंगे, 15 जुलाई को मिर्जापुर में होंगे और एक बार फिर 21 को वो किसान सभा को उत्तर प्रदेश में संबोधित करेंगे और 29 जुलाई को लखनऊ में वो स्मार्ट सिटी व विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इससे पहले खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 4 व 5 जुलाई को बनारस में व मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों व संगठन के लोगों से मुलाकात करके एक रणनीति बनाई है आगामी 2019 को लेकर। ऐसे में भले ही जो विपक्षी दल एक एकता का दावा कर रहा है, लेकिन फिलहाल विपक्षी दलों की एकता अब तक कोई ठोस नजर नहीं आ रही है। उनके अंदरूनी कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि लगातार विपक्षी दल एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन तस्वीर साथ साथ चल रही है जब आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं इस सियासत का, जिस तरह से बीजेपी कदम दर कदम आगे बढ़ती हुई दिख रही है, खासतौर पर अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी। अभी हमने अपनी रिपोर्ट से पहले जिक्र किया कि बिखरता हुआ विपक्ष, मैं अभेद्य किला तो नहीं कहूंगी, लेकिन जिस तरह का महागठबंधन या विपक्षी पार्टियों का किला बन रहा है, इस रणनीति के जरिए क्या उसे भेदना आसान होगा बीजेपी के लिए? देखिए, जैसा कि बात महागठबंधन की जा रही है तो महागठबंधन के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है प्रीति। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो सीटों के बंटवारा जो एक सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो हर स्तर तक समझौता करने को तैयार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब महागठबंधन होगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा व नुकसान अलग अलग दलों को उठाना पड़ेगा। जहां अब तक जो सपा के नेता हैं, जिन सीटों पर सपा की जीत रही, अभी जो फार्मूला था उसमें यह तय हुआ था कि जिन सीटों पर जिस पार्टी का बहुमत रहा होगा या रनर रही होगी उसको टिकट मिलेगा। लेकिन बसपा की अगर बात करें तो बसपा ये चाहती है कि वो प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। ऐसे में ये जो सीटों का बंटवारा है, इसको लेकर कितनी आपसी सहमति बनती है ये देखने वाली बात होगी और शायद यही कारण है कि बीजेपी जानती है कि इसको लेकर आपसी सामंजस्य बिठा पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। अब अगर महागठबंधन की बात करें तो सपा बसपा ही इस वक्त बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक पत्ता साफ नहीं किया है कि वो महागठबंधन में रहेगी या नहीं रहेगी। जिस तरह सीटों की बंटवारे की बात की जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस भी चाहेगी कि कांग्रेस को लेकर बात कही, कांग्रेस को लेकर ये बात भी कही जाती है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, वो इस बात को लेकर विरोधियों के निशाने पर भी रहते हैं और जाहिर तौर पर इस बात का फायदा बीजेपी लगातार उठाती रही है और बसपा और सपा की जहां तक आप बात कर रहे हैं वो लगातार पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन उस पॉलिटिक्स के भीतर जो बीजेपी रणनीति समय समय पर बना रही है वो ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई हम ये कह सकते हैं दिख रही है और इस मजबूती को बसपा और सपा को अपनाने की जरूरत है अगर वो ये चाहते हैं कि महागठबंधन एक बड़ी तस्वीर 2019 में पेश करे। शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर पीएम मोदी ने नोएडा में दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल कारखाने का उद्घाटन किया है। दक्षिण कोरिया की कंपनी ने भारत में इस मोबाइल कारखाने को लगाया है। सैमसंग कंपनी के इस मोबाइल कारखाने में एक दिन में 7 लाख के करीब मोबाइल फोन का उत्पादन किया जा सकेगा। इस प्लांट के लगने से 30,000 लोगों को नौकरियां मिलने की भी बात कही जा रही है। पीएम मोदी इस प्लांट का उद्घाटन करने के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ पहुंचे थे और ये सफर मेट्रो के जरिए तय किया गया और बीच बीच में जो लम्हा आ रहा था लोगों से, आम जनता से मुखातिब होने का, प्रधानमंत्री बहुत ही गर्मजोशी से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और बहुत ही आत्मीयता के साथ ये दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात करते हुए और जो दक्षिण कोरिया की मीडिया है उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा बंदोबस्त के बीच भारी तादाद में जनसंख्या मौजूद थी, लोग मौजूद थे वहां पर। लोगों को ये पहले से ही जानकारी थी कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ यहां पहुंचने वाले हैं। फोटो सेशन भी लोग बीच बीच में कर रहे थे और जो आजकल चलन है सेल्फी का, वो भी लोग जहां मौका मिल रहा था वहां लेते दिख रहे थे और ये वो कार्यक्रम स्थल की
तस्वीरें जहां पर मोबाइल यूनिट का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और ये दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर रिबन काटा है। और बड़ी तादाद में कहा जा रहा है कि नोएडा में ये जो मोबाइल यूनिट लगी है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है, ये एक व्यापक बदलाव होगा। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में भारत, चीन और अमेरिका को पछाड़ देगा, पीछे छोड़ देगा। और ये एक नई तरह की क्रांति भारत के लिहाज से कही जा रही है। बहुत सारी बातें हमने आपको बताई, लेकिन और कुछ जानकारियां यहां पर साझा करेंगे आपसे। सबसे पहले सैमसंग ने देश में कहां अपनी यूनिट शुरू की थी और उसके बाद कहां शुरू की गई। तो कुछ जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे वो हमने आपको दिखाया। और आगे तो सैमसंग का 2016-17 में मोबाइल बिजनेस रेवेन्यू 34,400 करोड़ रहा। देश में कुल बिक्री 50,000 करोड़ रुपए रही। इसके अलावा नोएडा प्लांट से 35,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। और क्या क्या होने जा रहा है, लगभग 35,000 दूसरे लोगों को भी काम मिलेगा, जिसका आरोप मोदी सरकार पर लगातार विपक्ष लगाता रहता है कि रोजगार कहां है। पहले से ही 70,000 लोगों को सैमसंग से रोजगार मिला हुआ है और अब उसमें इजाफा होने जा रहा है। 1990 में सैमसंग ने देश में पहली यूनिट शुरू की थी। तो इन हाल फिलहाल के दशकों में ये बड़ी क्रांति, आज ऐतिहासिक दिन भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत अब वो देश होने जा रहा है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिहाज से चीन और अमेरिका को पछाड़ने में अव्वल नजर आ रहा है। दक्षिण कोरिया ने अब तक भारत में कितना निवेश किया है और दक्षिण कोरिया को ट्रेड पार्टनर क्यों कहते हैं, ये भी जानिए। नोएडा के सेक्टर 81 में जो ये महत्वपूर्ण काम हुआ है उसमें 35 एकड़ में प्लांट लगाया गया है। करीब 5,000 करोड़ की लागत से ये प्लांट तैयार किया गया है। भारत में 6.7 करोड़ स्मार्टफोन का उत्पादन होगा। साथ ही नोएडा प्लांट के जरिए 12 करोड़ स्मार्टफोन बनाए जाएंगे। इनके अलावा और क्या क्या खास बात रहेगी, इस प्लांट के जरिए दुनिया भर में सबसे बड़ा मोबाइल फोन प्लांट होगा, जिसका जिक्र अभी मैं थोड़ी देर पहले कर भी रही थी। साथ ही साथ नोएडा के सेक्टर 81 में एक बार फिर से 35 एकड़ में प्लांट बनाया गया है और यहां पर ये सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने रिबन काट के किया। इतना बड़ा उद्घाटन है तो सियासत होनी है। मोबाइल सैमसंग फैक्ट्री के उद्घाटन के मौके पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ट्वीट किया। उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि ये हमारी सरकार की देन है। ये होड़ तब से ज्यादा दिखी है जब से अखिलेश यादव सत्ता से बाहर गए हैं। उन्होंने ट्वीट के साथ पुराने ट्वीट को अटैच किया जब उन्होंने सैमसंग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। तो क्या है वो ट्वीट? प्रदेश में दुनिया का जो सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक प्लांट शुरू हो रहा है, उसकी शुरुआत हमारी तरक्की की सोच ने 2016 में ही शुरू कर दी थी। सैमसंग कंपनी को हर अनुमति प्रदान की थी हमने। ये कैंची वाली सरकार या तो कैंची से सामाजिक सौहार्द के धागे काट रही है या बस हमारे कामों के उद्घाटन के फीते काट रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम इस बार एक अलग वजह से सुर्खियों में हैं। जनाब ने 50,000 लोगों को आम की दावत दे दी। सियासत में वैसे भी दावत की खास जगह होती है। देखिए ये दावत के जो रंग है वो इस रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। ढोल, नगाड़ों और फूल सजे पंडाल की ये तस्वीर मेरठ की है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने अपने फार्म हाउस तेजस में खास भोज का आयोजन किया, जिसमें करीब 50,000 लोग शामिल हुए। लोग इस भोज को सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि संगीत सोम ने लोगों के दावे को नकार दिया। निशाना आप देखिए, कहानी मैं बता देता हूँ। आम फलों का राजा है और फलों का राजा
अगर इस तरीके से पब्लिक के बीच में नहीं रहेगा तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। अपनी संस्कृति बनी रहे, उजागर रहे, इसी तरीके से चलती रहे, इसलिए आज एक सामूहिक आम पार्टी का प्रोग्राम रखा था। कोई और उद्देश्य नहीं, यही एक उद्देश्य था। दावत में आम की एक से बढ़कर एक वैरायटी शामिल की गई। 175 क्विंटल आम के साथ ही रसगुल्ला, गुलाब जामुन और हुक्के का भी खास इंतजाम था। करीब 10 से 12 वैरायटी है और चूंकि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा आम पाया जाता है, इसलिए अलग अलग वैरायटी का अलग अलग जिलों से आम मंगाया गया है जो चल रहा है। सियासी गलियारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के इस फायर ब्रांड नेता को योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चालीस लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कर दी गई। सवाल है कि क्या अब यूपी में जेल की चार दीवारी भी महफूज नहीं रह गई है? खून से लथपथ ये लाश उस कुख्यात अपराधी की है जो यूपी का सबसे खूंखार अपराधी था। उस पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसके नाम से पूरा जमाना कांपता था। मुन्ना बजरंगी नाम के इस अपराध की दुनिया के जलजले की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना जो प्राप्त हुई है सुबह 6 बजे जब बारह खुली है, उसके बाद बंदी बाहर निकले हैं। उसी दौरान वहाँ पर झगड़ा हुआ है और जो बंदी झांसी जेल से भेजा गया था, आज उसकी पेशी थी, मुन्ना बजरंगी, वहाँ पे उसको गोली मार दी गई है। जो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें जो बंदी थे उनमें आपस में झगड़ा हुआ है, उसी दौरान गोली मार दी गई। जिसने गोली मारी है उसका नाम सुनील लाठी पता चला है। रंगदारी के एक मामले में पेशी के लिए मुन्ना बजरंगी को झांसी जेल से बागपत लाया गया था। उसे तन्हाई बैरक में बदमाश सुनील राठी और विक्की सुहेड़ा के साथ रखा गया था। कहा जा रहा है कि सुनील राठी ने जेल के अंदर बजरंगी की हत्या की। सरकार की तरफ से न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जुडिशल इंक्वायरी के लिए आदेश दिए गए हैं। जुडिशल इंक्वायरी के बाद आगे की उसमें जाएंगे। जो माफिया था बहुत सारे मामलों में लिप्त था, लेकिन जेल के अंदर इस प्रकार की घटना एक गंभीर बात है और हम इसकी तह में जाएंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे। उधर मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने पहले ही आशंका जताई थी कि कुछ सफेदपोश लोग साजिश के तहत जेल में उसकी हत्या कराना चाहते हैं। आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से अपनी बात माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहती हूं कि मेरे पति की जान को खतरा है, उन्हें उचित सुरक्षा दी जाए। पहले अपराधी जान बचाने के लिए जेल चले जाते थे। उनको लगता था कि जेल की चार दीवारियों में वो महफूज हैं, लेकिन मुन्ना बजरंगी की हत्या से जेलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शंकर आनंद संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, हम अभी सुन रहे थे जिस तरह से उस आरोपी का, उस डॉन की पत्नी का बयान सामने आया 29 जून का, ये साफ बतलाता है कि कानून और साथ ही साथ प्रशासन ने एक जिम्मेदारी के तौर पर अपनी भूमिका निभाई नहीं और यही वजह है कि एक खौफनाक अपराधी का खौफनाक अंत हो गया, वो भी जेल के भीतर। ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पे प्रीति, कानून कानून होता है, चाहे किसी के लिए हो, बाकायदा वो आम आदमी हो या कोई बड़ा राजनेता हो या कोई बड़ा गैंगस्टर हो। अगर कानून के अंदर में अगर कोई आदमी आता है तो निश्चित तौर पे उस कानून का पालन होना चाहिए। अगर जेल की बात की जाए
तो जेल के अंदर की जो व्यवस्था है वो एक जुडिशल कस्टडी होता है और न्यायिक हिरासत में अगर किसी की मौत होती है तो निश्चित तौर पे वो काफी संगीन मामला है। बात चाहे वो एक आम आदमी की हो या गैंगस्टर की बात हो, यहाँ पर एक मौत हुई है वो जुडिशल कस्टडी के अंदर में मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात है इस पूरे व्यवस्था की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पूरा व्यवस्था में काफी लापरवाही यहाँ पे देखी जा सकती है। काफी यहाँ पे लापरवाही की बात करें अगर तो यहाँ पे अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफी सुरक्षा व्यवस्था में काफी कमी है और बहुत जितना होना चाहिए एक जेल के अंदर में उतना नहीं है। बात निकल के आ रही है यहाँ के सीसीटीवी, जिस जगह पे मुन्ना बजरंगी को बैठाया गया था, जिस जगह पर रखा गया था, वहां सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। बात करते हैं हाई सिक्योरिटी सेल की बात करते हैं, वहां पे अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो हाई सिक्योरिटी मैं सीधे सवाल पूछ रही हूँ शंकर आनंद, ये बताइए अगर पत्नी मुन्ना बजरंगी की ये कह रही है कि उनके पति को जान का खतरा है तो किसी तरह से शासन प्रशासन किसी की तो जिम्मेदारी बनती है ना। और अगर राठी गिरोह के सदस्य के साथ उसको रख दिया जाता है तो ये किसी तरह के इनपुट तो होंगे कि उससे उसकी जान को खतरा है। ये तो सीधे तौर पर लापरवाही का मामला है और अब लीपापोती की जा रही है। निश्चित तौर पे प्रीति आपका सवाल जो है एकदम सटीक है। यहाँ पे मसला जो है जिस तरह से यहाँ पे उसको अंजाम दिया गया, अब यहाँ पे लीपा पोती का जो खेल है बकायदा वो चला जा रहा है। उसी के तहत 4 लोगों को यहाँ पे सस्पेंड किया गया। 4 लोगों को सस्पेंड इसलिए क्योंकि उसके सर पे ये ठीकरा फोड़ दिया जाए कि आपकी लापरवाही थी और आपकी वजह से इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ उतना तक नहीं है। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अगर सही तरीके से की जाए तो मामला और भी काफी इस इन्वेस्टिगेशन में निकल सकता है और यहाँ पे इंतजार करना होगा उस इन्वेस्टिगेशन का। और इन्वेस्टिगेशन की अगर बातचीत की जाए तो जिस तरह से जिस हथियार से हत्या किया गया अभी तक उसको बरामद नहीं किया गया। जेल का अगर परिसर कहा जाए उस पर न्यूज 18 की खास निगाह है और हम इस हत्याकांड की तह तक जाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।